एनडीए की आपस में लड़ाई शुरू हो गई है और रिजर्वेशन पर बुरी तरह बीजेपी फंस चुकी है। खबर दर खबर में पूरी तफसील जानेंगे। कर्नाटक से खबर सामने आ रही है जहां फ़लस्तीन का झंडा लहराने की वजह से 3 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। महाराष्ट्र में तमाम ऑटो ड्राइवर के लिए मराठा ज़ुबान सीखना ज़रूरी हो गया है। कश्मीर से एमपी है आगा रूहुल्लाह और उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है और लोग जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आगा रूहुल्लाह ने ये ऐलान क्यों किया है। बोस्निया में मुसलमानों का जो कातिल था, जिसने जेनोसाइड किया था, उसकी जेल में मौत हो गई है। क्या है पूरी तारीख, इसकी भी तफसील जानेंगे। इमरान खान के बेटे ने इंटरव्यू दिया है और शहबाज खान की सरकार पर संगीन इल्ज़ाम भी उस नौजवान ने आयद किया है। खबर दर खबर में इसकी भी तफसील जानेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि नेपाल की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान हुए ताज़ा माहदे का कितना असर पड़ेगा। तो आइए इन तमाम ख़बरों की तफसील जानते हैं खबर दर खबर में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी मेंबरशिप भी ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ दलित, आदिवासी और ओबीसी के नेता मुत्तहिद हो रहे हैं, बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में जो नौजवान मौजूद थे उनको खुश करने की कोशिश कर रही है, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू कर रही है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी बुरी तरह फंस चुकी है। सरकार अपने समर्थकों के बीच में और अपने मुखालफिन के बीच में फंस गई है। एक महीना पहले की बात है, जंतर मंतर पर एहतजाज हुआ था सीजेपी का, स्टूडेंट्स का, और ये तमाम बीजेपी के ख़िलाफ़ थे। बीजेपी से मुतालबा कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लो, और सरकार ने स्टूडेंट्स की बातों को तस्लीम किया। पेपर लीक के ख़िलाफ़ एहतजाज चल रहा था, पूरी तफसील आप जानते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद जो सरकार के सपोर्टर है, जो राइट विंग के एक्टिविस्ट कहलाते हैं, उन सब ने भी जंतर मंतर पर धरना दिया। बात है 21 अगस्त की, और इन सब का धरना इस बात के लिए था कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। सरकारी नौकरियों में, इसी तरह सरकारी इदारों में जो दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है, ज़ात की बुनियाद पर वो रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इकनॉमी की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। और जब ये तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज की, दौरा दौरा कर इन सबको मारा, इनको भगाया गया। उनमें कई ऐसे नौजवान हैं जो ख़ुद को शेर कहते हैं, ख़ुद को दलितों का दुश्मन बताते हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिन रात ये लोग जहर उगल रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सब को दौरा दिया, अच्छी तरह इन सब की खबर खैरियत ली। और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये तमाम लोग सरकार के ख़िलाफ़ जहर उगलने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। और बीजेपी के लिए फ़ैसला करना मुश्किल था, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी का नैरेटिव चलाते हैं, सोशल मीडिया पर बीजेपी के लिए ट्वीट करते हैं, बीजेपी की खामियों को, नाकामियों को कामयाबी में तब्दील करके तमाम लोग दिखाते रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सब पर लाठी चला दी, जिसकी वजह से सब नाराज़ थे। उधर से जो लेफ़्ट के या जो सेंटर के स्टूडेंट्स हैं वो सब पहले से सरकार के ख़िलाफ़ हैं। अब बीजेपी के साबिक़ सदर और राज्यसभा एमपी जेपी नड्डा ने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नेताओं से, लीडरों से मुलाकात की है, और मुलाकात की खबर की उन्होंने तस्दीक की है। और जिन स्टूडेंट्स से, या कह लीजिए जिन एक्टिविस्ट से मुलाकात की है जेपी नड्डा ने, उन्होंने भी कहा कि हमारी मुलाकात अच्छे मूड में हुई है। और जैसे ही जेपी नड्डा की मुलाकात की खबर सामने आती है, एनडीए की जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने बीजेपी पर हमला बोल दिया और कहा कि रिजर्वेशन पर कोई बातचीत हमें मंजूर नहीं है। अगर बीजेपी सरकार रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नुमाइंदों से मुलाकात कर रही है, बातचीत कर रही है, उनको मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे। जिन लोगों ने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में हिस्सा लिया था उसमें एक बड़ा नाम है अजीत भारती का, जो यूट्यूबर है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, और लगातार सोशल मीडिया पर वो किसी को गाली देता है, किसी के ख़िलाफ़ जहर उगलता है। उसके अलावा कुछ और दूसरे नौजवान थे। अब जेपी नड्डा ने उनमें से 3 से मुलाकात की है। एक का नाम है हर्ष डूबे, दूसरे का नाम है रन बहादुर सिंह चौहान, और तीसरे का नाम है
मृत्युंजय पाठक, इन तीनों से मुलाकात की खबर को जेपी नड्डा ने कन्फर्म किया है और इन्होंने भी कहा कि हमारी मुलाकात हुई है, दूसरे राउंड की मुलाकात होगी और हमने जेपी नड्डा के ज़रिए सरकार तक अपना मैसेज पहुंचा दिया है कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो तब्दील होनी चाहिए। जात पात की बुनियाद पर अब रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, बल्कि अमीरी गरीबी को बुनियाद बनाना चाहिए रिजर्वेशन के लिए, वरना हमारा अगला कदम इससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। हम पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को हमारी बातों को मानना होगा। उधर जैसे जेपी नड्डा की मुलाकात की खबर सामने आती है, हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर और अहम तरीन दलित नेता चिराग पासवान का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि रिजर्वेशन पर कोई भी डायलॉग और कोई भी बातचीत हमें एक्सेप्ट नहीं है। जो लोग ये चाहते हैं कि सरकार रिजर्वेशन पर बातचीत करे या पुनर्विचार करे, हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं और ऐसे लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप खुद सुन लीजिए चिराग पासवान को। ये विषय पे हम लोग इत्मीनान से चर्चा करेंगे, पर मैं ज़रूर कह दूं कि जो लोग भी आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं या उसकी सोच भी रखते हैं, ये वो लोग हैं जो देश से आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण की समीक्षा करना, उसका मतलब उसमें से व्यवस्था में से लोगों को हटाए जाने की बात करना, इसके दायरे को कम करना, और यहाँ से शुरुआत उन लोगों की सोच की होती है जो लोग इस पूरी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण कल भी था, आज भी है, रहेगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई को सशक्त करने वाली सोच है। ये कतई किसी को राहत या किसी को खैरात देने की सोच से नहीं बनाया गया। संवैधानिक अधिकार जो सही मायनों में उन लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा बनाया गया था, जो आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। खड़गे साहब आज भी जाते हैं तो उस जगह पे शुद्धिकरण कराया जाता है। बड़े बड़े नेता मंत्री परिवार के साथ जाते हैं, मंदिरों को धुलवाया जाता है। तो ऐसे में इस व्यवस्था को अगर कोई हाथ लगाने की सोचेगा भी, तो देश की एक बड़ी आबादी है जो सड़क पर आएगी और उसके बाद इसको संभालना कठिन होगा। समीक्षा तो बहुत दूर की बात है, आरक्षण के ऊपर चर्चा भी आज की तारीख में संभव नहीं है। आपने सुना चिराग पासवान को। इसके अलावा भी और कई दलित नेताओं का बयान सामने आया है। जितिन राम मांझी भी एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। दूसरे नेताओं का भी बयान सामने आया है और दलित नेता, ओबीसी नेता नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन को हटाया जाए या रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसमें किसी तरह का अमेंडमेंट किया जाए, किसी तरह की तरमीम की जाए। साल 2019 में रिजर्वेशन में जो तरमीम की गई थी उसके ख़िलाफ़ खुद दलितों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, भारत को बंद किया गया, लाठियाँ चली और वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, लेकिन 10% रिजर्वेशन नाफिज हो गया। EWS कोटा जिसको कहा जाता है, जहाँ इकनॉमिक बुनियाद पर पैसे यानी अमीरी और गरीबी की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन अब मज़ीद रिजर्वेशन में किसी तरह की तरमीम हो, रिजर्वेशन में कोई इस्लाह किया जाए, ये बर्दाश्त नहीं है दलितों को, ओबीसी को। उधर बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, अपर कास्ट के जितने एक्टिविस्ट हैं, वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि आपको हमारी बात सुननी होगी, वरना हम सरकार गिराने की सलाहियत रखते हैं। पिछले दिनों में सुन रहा था इनमें से कुछ एक्टिविस्ट को, उनका कहना है अगर इस सरकार ने हमारे मुतालबे को तस्लीम नहीं किया, बीजेपी ने रिजर्वेशन की पॉलिसी को चेंज नहीं किया, तो जो इसके बाद अगली सरकार बनेगी हम उस पर प्रेशर बनाएंगे और उसके ज़रिए हम अपना मुतालबा तस्लीम करवाएंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इस मुहिम से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और बीजेपी सरकार पहली मर्तबा इतनी ज़्यादा मुश्किल में फंसी है। जिनको बीजेपी दिमागी नक्सल कहती है, उन्होंने भी बीजेपी को झुकने पर मजबूर कर दिया और उन लोगों ने, या कह लीजिए ककरोच जनता पार्टी ने, 5 सितंबर को एक और एहतजाज करने का ऐलान कर रखा है, दिल्ली के इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक। और कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में देश भर की जेनजी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने वाली है। देश के अवाम में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों बिहार के एक सीनियर अधिकारी ने वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को कुत्ता बोल दिया था, तो बिहार में लोगों ने कुत्ता जनता पार्टी बना दिया। और अब
बीजेपी की दूसरी मुश्किल ये बढ़ गई है कि जो अब तक सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, जो दिल्ली पुलिस से कहते थे कि तुम लाठी चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गोली चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको दौड़ा कर मारो, उनका कुत्ता बना दो, उन पर ही दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और अब ये सब भी सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। और इसी प्रेशर का नतीजा है कि जेपी नड्डा ने इन लोगों से मुलाकात की है, बातचीत की है। भारत में रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है उसको समझिए। जब भारत का आइन बन रहा था तो आइन बनने के दौरान भीमराव अंबेडकर साहब का सुझाव था, सजेशन था कि भारत का जो पसमादा तबका है, जिनको सताया गया, जिनको उनका बुनियादी राइट नहीं दिया गया, जिनको इंसानी हुकूक से महरूम रखा गया, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए हमें रिजर्वेशन देना चाहिए। चुनांचे एससी और एसटी को रिजर्वेशन आइन में दिया गया, उसके बाद फिर बाद में ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया गया, आइन में अमेंडमेंट किया गया। अब इस वक्त भारत में रिजर्वेशन की सूरत हाल ये है कि 59% लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है, उसमें से 15% रिजर्वेशन ख़ास से शेड्यूल कास्ट के लिए यानी दलितों और महादलितों के लिए, 7.5% रिजर्वेशन ख़ास है शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी आदिवासियों के लिए, कबायलियों के लिए, और 27% रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी को यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को, और 10% रिजर्वेशन दिया जाता है ईडब्ल्यूएस के तहत। और ये 2019 में मोदी सरकार ने आइन में तरमीम करके किया कि जो लोग दलित समाज से नहीं आते हैं, ओबीसी की जातियों से नहीं आते हैं, लेकिन माशी तौर पर, माली तौर पर वो कमज़ोर हैं, तो एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया कि जो ईडब्ल्यूएस के तहत आएगा उससे भी रिजर्वेशन दिया जाएगा और 10% रिजर्वेशन इनको भी दिया गया। तो इस तरह इस वक्त भारत में 100% में से तकरीबन 60% रिजर्वेशन ख़ास है इन तमाम कैटेगरीज़ के लिए, और जनरल के लिए सिर्फ 40% है, जिसको अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर ही किसी ओहदा पर पहुँचने का मौका मिल सकता है, सरकारी जॉब मिल सकती है, या सरकारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, या इसी तरह चुनाव के दौरान भी रिजर्वेशन का बड़ा रोल होता है। 3 तरह से भारत में रिजर्वेशन नाफिज होता है। पहला, सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरियां जो मिलती है, खा वो छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी हो, तो हर जगह रिजर्वेशन है कि जो दलित समाज से आता है उसके लिए काबिलियत कम देखी जाएगी और रिजर्वेशन की बुनियाद पर उसे नौकरी मिल जाएगी। तो 60% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में है। उसके अलावा सरकारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल में भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। जो इस कैटेगरी में आते हैं, इलेक्शन में, खा वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या पंचायत का हो, यहाँ भी सीटें रिज़र्व होती है दलितों के लिए, इसी तरह शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो इसका भी चुनाव में इनको फ़ायदा होता है। मुसलमानों को कहीं पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। कई मरतबा कोशिश की गई कि मुसलमान भी कुछ इलाक़ों में कमज़ोर हैं और मुसलमानों को रिलीजन की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन ना तो जब आइन लिखा जा रहा था उस वक्त मुसलमानों को मज़हब और रिलीजन की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया गया। कुछ मुस्लिम रहनुमा ने मुतालबा भी किया कि मुसलमान भी बेहद कमज़ोर हो चुके हैं, उनको मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन आइन के मेमारों ने, आज़ादी के रहनुमा ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए रिलीजन की बुनियाद पर, और इसको ख़त्म कर दिया गया। बाद में कुछ स्टेट ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तमाम फैसलों को कलअदम करार दे दिया और कहा कि देश में रिलीजन की बुनियाद पर किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। मुसलमानों के साथ इतना भेदभाव होता है कि एक शख्स शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी से आता है या शेड्यूल ट्राइब होता है यानी वो आदिवासी होता है या दलित होता है, वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाता रहता है, और जैसे ही वो इस्लाम कबूल कर लेता है, मुसलमान बन जाता है, उसको रिजर्वेशन से महरूम कर दिया जाता है। उस वक्त फिर इसको नहीं देखा जाता कि वो शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से आ रहा है। हाँ, ओबीसी में जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है उनमें कुछ मुसलमानों की भी ज़ाती शामिल है, और ओबीसी में कुछ मुसलमानों को कुछ इलाक़ों में रिजर्वेशन मिल जाता है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के तहत भी कुछ मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल जाता है। इसके अलावा कहीं और मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। अब आइए बात करते हैं एक और अहम तरीन खबर के बारे में, और इस खबर का ताल्लुक़ मुंबई से है। और मुंबई के लोगों को जश्न मनाना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि मुंबई में 1 सितंबर से दूध की कीमत में 9 रुपये का इजाफा हो जाएगा। मोदी सरकार का एक और बड़ा तोहफ़ा है मुंबई के लोगों के लिए। कहा गया है कि 9 रुपये का इजाफा हो जाएगा मुंबई में दूध की कीमत में।
ابھی ممبئی میں دودھ کی قیمت 93 روپے ہے اور سپٹمبر کی پہلی تاریخ سے دودھ کی قیمت وہاں ہو جائے گی 102 روپے۔ چینی کی قیمت پہلے ہی دیش میں بڑھ چکی ہے۔ دلی میں تقریباً 70 روپے چینی مل رہی ہے، ممبئی میں 80 روپے چینی کی قیمت ہے، کچھ شہروں میں اس سے بھی زیادہ چینی کی قیمت ہے۔ اور ملک پروڈیوسر ایسوسی ایشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ ستمبر کی پہلی تاریخ سے دودھ کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ مہاراشٹرا حکومت نے ایک اور اعلان کیا ہے، ایک اور فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ سیدھے بھید بھاؤ پر مبنی ہے، رشزم پر مبنی ہے۔ ابھی یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں یہی بتایا گیا کہ بھارت میں اسٹیٹ کی بنیاد پر، ریلیجن کی بنیاد پر یا کاسٹ کی بنیاد پر بھید بھاؤ کیا آتا ہے، نسلی امتیاز کیا آتا ہے، اور اس کے باوجود اب بھارت کی سرکاریں اس طرح کا فیصلہ کر رہی ہے۔ فیصلہ یہ ہے مہاراشٹرا سرکار کا کہ مہاراشٹرا میں جتنے لوگ آٹو ڈرائیور ہیں یا ٹیکسی ڈرائیور ہیں، کیب ڈرائیور ہیں، ان سب کو مراٹھا لینگویج سیکھنا ضروری ہوگا۔ یعنی مہاراشٹرا میں، اور مہاراشٹرا کا وہ کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی شہر ہو، خواہ ممبئی ہو، ناگپور ہو، اورنگ آباد ہو، پونے ہو، وہاں جو کوئی بھی آٹو ڈرائیو کرتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، اسے مراٹھی لینگویج آنی چاہیے، چاہے وہ بہار کا ہو، یو پی کا ہو، بغیر مراٹھی لینگویج جانے وہ وہاں آٹو ڈرائیو نہیں کر سکتا ہے۔ مہاراشٹرا سرکار نے فیصلہ سنا دیا ہے اور ایک طرح سے بہار والوں کو، یو پی والوں کو، دوسرے اسٹیٹ والوں کو بھگانے کا ایک بہانہ بنایا ہے وہاں کی سرکار نے۔ اطہر خان کو دلی دنگا کیس میں گرفتار کیا گیا، ابھی تک ضمانت نہیں مل سکی۔ اب سپریم کورٹ میں جب اطہر خان کی فیملی نے، ان کے وکیل نے ضمانت کی پٹیشن دائر کی ہے تو دلی پولیس سے سپریم کورٹ نے جواب طلب کیا ہے کہ ابھی تک اطہر خان کو ضمانت کیوں نہیں مل سکی ہے، ہائی کورٹ میں کیوں اطہر خان کی ضمانت کو ریجیکٹ کیا تھا دلی پولیس نے، اور کیوں اس کے خلاف دلی پولیس نے وہاں اپیل کی تھی۔ وارانسی کا ایک علاقہ ہے دال منڈی، اور دال منڈی میں لگاتار بلڈوزر کی کارروائی کی گئی، لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا۔ جن لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا اس میں ایک مکان تھا محمد جاوید کا۔ جاوید نے الہ آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میرے مکان کو بھی پرشاسن نے بلڈوزر سے توڑ دیا، جبکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ میرے مکان کو نہیں توڑا جا سکتا ہے، ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر تھا۔ جب جاوید نے الہ آباد ہائی کورٹ کو پوری بات بتائی، ان کے وکیلوں نے کیس کی پیروی کی، تب الہ آباد ہائی کورٹ نے 3 الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے وجہ طلب کی ہے، ان کو نوٹس ایشو کیا ہے اور پوچھا ہے کہ جاوید کا مکان کیوں منہدم کیا گیا، جبکہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، اسٹے موجود تھا، اور تینوں ڈپارٹمنٹ میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے PWD سے پوچھا کہ آپ نے کس بنیاد پر، کس کے کہنے پر ان کا گھر توڑا، اور PWD چپ ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ نگر نگم سے الہ آباد ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ آپ نے کیوں گھر گرایا یا کیا آپ نے توڑا ہے، نگر نگم بھی کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے اس سے بھی پوچھا گیا، وہ بھی کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، اور ایک ادھیکاری نے تو یہی کہہ دیا کورٹ میں کہ جاوید عالم کا مکان ہم نے نہیں گرایا، اس پر بلڈوزر نہیں چلا، بلکہ ان کا مکان مرمت کرنے کے قابل تھا، مکان جو ہے ایک طرح سے خراب ہو چکا تھا اور خود بخود ان کا مکان گر گیا، ٹوٹ گیا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے ان کا مکان نہیں توڑا ہے۔ جو اہم بات وہ یہ کہ کس طرح دیش میں مسلمانوں کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کی بھی دھجیاں اڑا دی جاتی ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے، نوٹس ایشو کیا آتا ہے کورٹ کی طرف سے، تو لوگ بغلے بجاتے ہیں، اپنی بغلوں میں جھانکنے لگتے ہیں اور بہانہ بنا کر نکل جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ کو ایسے افسران کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے، تب شاید یہ لوگ ہائی کورٹ کے فیصلوں کا احترام کریں اور آئندہ اس طرح کی دھاندلی نہ کریں۔ کرناٹک سے خبر سامنے آ رہی ہے جہاں 3 مسلم نوجوان کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے۔ ان تینوں مسلم نوجوان کا جرم صرف اتنا ہے کہ 26 اگست کو 12 ربیع الاول کا جب یہ جلوس نکال رہے تھے تو جلوس کے دوران انہوں نے فلسطینی جھنڈا بھی لہرایا، فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور اسی بنیاد پر کرناٹک کے شیوموگا کی پولیس نے 3 کے خلاف FIR درج کر لیا ہے۔ ایک کا نام ہے نہال، دوسرے کا نام ہے عمر اور تیسرے کا نام ہے ابراہم۔ کرناٹک پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے فلسطین کا جھنڈا لہرانے کی وجہ سے 2 قوموں کے درمیان لڑائی ہو سکتی تھی، دنگا ہو سکتا تھا، اس لیے ہم نے ان تینوں کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ کرناٹک میں کانگریس کی سرکار ہے، BJP کی سرکار نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ
فلسطین کا جھنڈا لہرانا جرم نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ فلسطین کا جھنڈا لہرانے سے کسی قوم کو، کسی کمیونٹی کو کیوں تکلیف ہوگی؟ کیا بھارت میں اسرائیلی آ کر رہتے ہیں یا یہاں پر یہودی رہتے ہیں جن کو یہ لگ رہا ہو کہ اگر فلسطین کا جھنڈا مسلمانوں نے لہرا دیا تو یہودی ناراض ہو جائیں گے؟ پھر فلسطین کا جھنڈا لہرانے سے کس کمیونٹی کو تکلیف ہوگی؟ کون سی قوم ناراض ہوگی؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر کسی بی جے پی اسٹیٹ میں اس طرح کا مقدمہ درج ہوتا تو وجہ سمجھ میں آتی، لیکن کرناٹک جیسے اسٹیٹ میں فلسطین کا جھنڈا لہرانے کی وجہ سے مقدمہ درج ہو گیا، جہاں کانگریس کی حکومت ہے۔ ایک طرف پرینکا گاندھی پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور ایک ایسا بیگ لے کر جاتی ہیں جن پر فلسطین کا جھنڈا بنا ہوا ہوتا ہے، جس پر تربوز بنا ہوا ہوتا ہے، وہ فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کرتی ہے، غزہ پٹی میں ہو رہے جنوسائیڈ کی مذمت کرتی ہے، بھارت سرکار سے سوال پوچھتی ہیں کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے حق میں ووٹ نہیں کیا، آپ نے فلسطین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس پر کانگریس کے رہنما سوال اٹھاتے ہیں مرکز میں کہ بھارت سرکار کیوں لگاتار اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن خود دوسری طرف کانگریس کی سرکار میں پولیس اور پرشاسن فلسطین کے حق میں احتجاج نہیں کرنے دے رہی ہے، فلسطین کا جھنڈا لہرانے پر ایکشن لے رہی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے دوغلا پن اور دوہرا رویہ، کہ آپ کی سرکار کچھ اور کر رہی ہے اور آپ بول کچھ اور رہے ہیں، آپ کو مسلمانوں کا صرف ووٹ چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، اور یہ ایک الگ سیاست ہے۔ اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں ایک اہم اور ضروری خبر۔ بوسنیا کے مسلمانوں کا جو سب سے بڑا قاتل تھا، اقوام متحدہ کی جیل میں 85 سال کی ایج میں اس کی موت ہو گئی ہے۔ اس خبر کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ 1995 کی بات ہے، جب بوسنیا کا کچھ علاقہ الگ ہو گیا اور مسلمانوں نے علیحدہ ملک بنانے کی کوشش کی، تو اس وقت بوسنیا کی سرب فوج نے مسلمانوں کا جنوسائیڈ شروع کر دیا، مسلمانوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ اور جب بوسنیائی سرب فوج نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا، سربریتینیا کے علاقے میں مسلمانوں کو مارا گیا، تو اس وقت بوسنیائی سرب فوج کا کمانڈر ان چیف تھا راتکو ملادیچ۔ اس کی لیڈرشپ میں بوسنیا سرب فوج نے تقریباً 8000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل کر دیا، اور مسلمانوں کی انہوں نے اجتماعی قبریں بنا دی۔ کئی مرتبہ ثبوت مٹانے کے لیے اس نے مسلمانوں کی قبروں کو کھود کر ان کو دوسری جگہ دفنایا گیا یا بلڈنگ میں ان کو رکھا گیا تاکہ عالمی عدالت کو پتہ نہ چل سکے، لیکن معاملہ پہنچا تھا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، اور عالمی عدالت نے راتکو ملادیچ کو وار کرمنل قرار دیا، مجرم قرار دیا، ان کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا، اور 1995 سے یہ شخص عالمی عدالت کی جیل میں بند تھا ہیگ میں، اور آج 85 سال کی ایج میں اس کی موت ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش سے خبر سامنے آ رہی ہے، اور آج تک نے اس خبر کو شائع کیا ہے کہ بنگلہ دیش بھی چین سے پاکستان جیسا فائٹر پلین خریدے گا۔ پاکستان نے چین سے J-10 خرید رکھا ہے، اور جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، یعنی آپریشن سندور پچھلے سال، پاکستان نے J-10 کا استعمال کیا تھا۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے بھارت کے کئی جہازوں کو مار گرایا، حالانکہ بھارت سرکار نے پاکستان کے اس دعوے کو آج تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ اب رپورٹ یہ ہے کہ بنگلہ دیش بھی ویسا ہی فائٹر پلین اور جہاز چین سے خریدنے جا رہا ہے، اور دونوں کے درمیان ایگریمنٹ اور معاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش نے مکہ ایگریمنٹ میں بھی شامل ہونے کا اشارہ دے رکھا ہے کہ بنگلہ دیش بھی مکہ معاہدہ میں شامل ہوگا، اور بنگلہ دیش کے مکہ معاہدہ میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش تک پہنچ جائے گا، اور پاکستان کی فوج بھی بنگلہ دیش میں موجود رہ سکتی ہے، جس کو بھارت کے تجزیہ نگار اور ایکسپرٹ دفاعی نقطہ نظر سے بہتر نہیں سمجھ رہے ہیں، اور انتظار بھی کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی جوابی کارروائی کیا ہوگی، بھارت کی اس کے خلاف پالیسی کیا ہوگی۔ یہ ابھی تک بات سامنے نہیں آئی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیٹے نے ٹی وی چینلوں کو انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو کے دوران عمران خان کے بیٹے نے سیدھا دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اور پاکستان کی فوجی حکومت میرے باپ کا قتل کرنا چاہتی ہے، وہ میرے باپ کو مارنا چاہتی ہے، کیونکہ میرے باپ نے پاکستان کو فوج کی حکومت سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ پاکستان کو بہتر بنا رہے تھے، اور یہ پسند نہیں ہے شہباز خان کو یا نواز شریف کی فیملی کو، اور میرے باپ کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ ہے۔ فی الحال عمران خان جیل سے باہر ہیں، اور ایک پرائیویٹ ہسپتال میں پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے
की बुनियाद पर उनका इलाज चल रहा है और पहली मर्तबा इमरान खान के बेटे मीडिया के सामने आए हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। इससे पहले इमरान खान की बहन मीडिया के सामने आई थी और सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरह मिस्र के साबिक़ सदर और अल-इख्वानुल मुस्लिमीन के रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी को जेल में मार दिया गया, उसी तरह इमरान खान को भी जेल में मारा जा सकता है। बार बार इमरान खान की बहन ने यही कहा था मीडिया में आकर। कश्मीर के मशहूर सियासी रहनुमा और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP सैयद आगा रूहुल्लाह ने अपनी पार्लियामेंट की रुकनियत से और पार्टी से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नवंबर में वो पार्टी से भी और श्रीनगर की रुकनियत से भी वो इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन सवाल यह है कि आगा रूहुल्लाह का अगला कदम क्या होगा और क्यों आगा रूहुल्लाह इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। दरअसल कश्मीर की हुकूमत और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से अब आगा रूहुल्लाह का नहीं जम रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर आगा रूहुल्लाह MP बने थे साल 2024 में, लेकिन MP बनने के बाद ही उमर अब्दुल्ला से और अपनी ही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। और जो बुनियादी इख्तलाफ है वो ये कि आगा रूहुल्लाह का मुतालबा यह है कि हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को दोबारा हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि 370 को रिस्टोर किया जाए, बहाल किया जाए, क्योंकि वो हमारा बुनियादी हक़ था और हमारा वही बुनियादी मुतालबा रहना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला का नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि इस वक्त हमारे पास मुकम्मल स्टेट का दर्जा भी नहीं है, तो हमें पहले स्टेट हुड वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद फिर हम 370 की बहाली का मुतालबा करेंगे। बुनियादी इख्तलाफ है। आगे मैं किसी वीडियो में आपको मज़ीद तफसील बताऊँगा। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान एक माहदा हो गया है और इस माहदे की अहम बात यह है कि कुवैत की फ़ौज को पाकिस्तान की हुकूमत ट्रेन करेगी, उनको तरबियत देगी और पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट में असर व रसूख बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट, मक्का माहदा और अब कुवैत की हुकूमत से भी पाकिस्तान का माहदा हो गया है। और आइए अब बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल में फ्लड और सैलाब से होने वाली तबाही और बर्बादी लगातार बढ़ती जा रही है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक लापता और गायब अफराद की जो तादाद है वो 1300 से ज़्यादा हो चुकी है और 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल की तकरीबन 30,000 से ज़्यादा फ़ौज लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। उधर चीन की हुकूमत भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। कुछ देर के लिए चीन की हुकूमत ने, फ़ौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद भी कर दिया था। मलबों की वजह से जो नया झील बन गया है, उस झील में 30 लाख टन मीटर से ज़्यादा पानी जमा हो गया है और अब उस झील के टूटने का ख़दशा है और कहा जा रहा है कि दोबारा कभी भी फ्लड आ सकता है, सैलाब आ सकता है। एक इलाके में बांध टूट गया है और उस इलाके के लोगों को पूरा एरिया खाली करना पड़ा है। नेपाल की सूरत हाल अच्छी नहीं है और आपको नेपाल के लिए दुआ करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं खबर दर खबर के अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।